यार इतना ज्यादा जोश और अग्रेशन पॉल हेमन ने लास्ट टाइम रोमन रेंस के लिए कब दिखाया था, ये तो याद भी नहीं आ रहा मुझे। ये सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर के लिए तो ये पूरा जान देने को ही तैयार हो गया। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ को। शुरू से लेके एंड तक वीडियो को आप लोग पूरा देखना है और बस मेरे लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे तो दिल को मेरे थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा। और रेट भी करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ को। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है लोगन पॉल के साथ, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा अनाउंस कर रही थी कि लोगन पॉल आज कुछ कुक करने वाला है। तो कुक तो इन्होंने बहुत कुछ किया। लोगन पॉल आते हैं और रिंग में आके कहते हैं कि चलो अब मैं तुम्हें फैक्ट्स के ऊपर बातें बताता हूं, और बात ये है कि अगली बार जब मैं मंडे नाइट रॉ में खड़ा हूंगा तो तुम मेरे पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को देखोगे। वो कहते हैं कि तुम लोगों को फैक्ट्स शायद पसंद नहीं आते इसलिए तुम लोग बू करते हो। कहते हैं फैक्ट, जे ऊसो करंट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। फैक्ट ये भी है कि जे ऊसो ने टैप आउट करवाया है गुंथर को, और उसके बाद वो सारी चीजें अपने फेवर में मोड़ने लग जाते। कहते हैं 4 लेटर्स 1 वर्ड, जो कि बनता तो यीट है, बट साथ में कहते हैं यू गॉट 2 ब्रेन सेल्स, जो भी लोग सारे यीट करते हैं। और फिर वहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो लगा जब लोगन पॉल, आई थिंक उन्होंने ट्रिक किया फैंस को कि वो वहां से यीट चैंट करें सो दैट वो नो यीट कर सके। तो उधर से यीट चल रहा होता है, लोगन पॉल का नो यीट चल रहा होता है। ये क्राउड से कनेक्शन लोगन पॉल को बैठाना बहुत अच्छी तरीके से आता है कि वो ये मार्केटिंग वाला बंदा है, पता है उसको सोशल मीडिया पर चीजें कैसी चलती हैं। तो उसके बाद आगे वो बोलते हैं कि देखो अगर तुम कंपैरिजन भी करोगे ना मेरा और जे ऊसो का, तो भैया उस बंदे को बात नहीं, मैं उस बंदे से 12 साल तेज रहा अपना पहला डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सिंगल्स टाइटल जीतने में। तो कंपैरिजन यहां पे बनता ही नहीं है। फिर कहते हैं उस बंदे को मैं 3 बार नॉकआउट कर चुका हूं और मैं उसको फिर से करने वाला हूं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। अब एक्सपेक्टेड मुझे ये था कि यहां पे शायद अब जे ऊसो आके कॉल आउट करने वाले हैं, लेकिन थीम सॉन्ग प्ले होता है गुंथर का, और गुंथर के थीम सॉन्ग पर क्राउड ने रिएक्शन भी बहुत अच्छा वाला दिया। और भाई आज का क्राउड इतना मस्त था। यूएस क्राउड से हम इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन आज भाई बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे जो क्राउड है, जो ऑडियंस है, जो अटेंडेंस है, उन्होंने माहौल बना के रखा हुआ था। गुंथर आते हैं रिंग के अंदर तो वहां पे क्राउड जो है यू टैप्ड आउट के चैंट लगा रहा होता है। और इतना हरामी किस्म का है ना लोगन पॉल, जब तक गुंथर का चेहरा ऐसे पीछे था, जब तक लोगन पॉल को पता था कि गुंथर अभी मुझे नहीं देख सकता, तो वो साथ में यू टैप्ड आउट ऐसे करके बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही गुंथर का चेहरा आता है लोगन पॉल की तरफ में, तो उन्होंने वो चैंट करना बंद कर दिया, क्योंकि समझ में आ गया था यार अगर इसने मुझे करते हुए देख लिया तो जो बात है वो शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। अब इसके बाद गुंथर कहते हैं कि यार तू मुझे बहुत कॉन्फिडेंट बंदा दिखता है और तू उस बंदे के सामने बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा है जिसने मुझे हराया है। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि तू मेरे से बड़ा अपने आप को देखता है? तो गुंतर यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे तेरे में दिमाग बहुत है, क्योंकि तू सोशल मीडिया मेगा स्टार है और तूने सब कुछ अपना खुद से बना लिया। तो वो थोड़ी सी सिमिलैरिटीज यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को तेरी ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उतनी ये करते नहीं है। भाई लोगन पॉल तो बिल्कुल ही मेल्ट हो गया। अरे वाह यार, क्या अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में बोल रहा है। इवन वो इंटरप्ट भी कर रहे होते, पता नहीं गुंथर को मुझे समझ नहीं आया कि वो उन्होंने पर्पसली किया या फिर वो अनोइंगली गुंथर को प्रोमो ही नहीं कट करने दे रहे थे, वैसे थोड़ी सी फील आ रही थी। बट उसके बाद वो कहते हैं कि अगर तेरा एम है ना जे उसो के पास से चैंपियनशिप लेने का, चल तेरे लिए तो ये बिजनेस है, मेरे लिए ये बिजनेस नहीं है, मेरे लिए सारी चीजें बहुत पर्सनल है। तो अगर तूने जे उसो से चैंपियनशिप जीती तो वो भी मेरे लिए पर्सनल होने वाला है। और फिर जब मैं तेरे साथ मैच करूंगा ना, तो मैच नहीं करूंगा, बेल जैसी बजेगी मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगा। ऐसे करके वो फिर सारी ही जो टोन है अपनी चेंज कर दे। लोगन पॉल कहता है अरे वो शायद जो चैंट फैंस कर रहे थे मुझे गुंतर के मुंह पे कर देना चाहिए था। लोगन पॉल पहले तो खुश होता है, लेकिन उसके बाद गुंतर की बात उनको पसंद नहीं आती। एंड देन वही है कि ऐसा सब बोल के वहां से गुंतर चले भी जाते हैं। तो फिर लोगन पॉल ये कह रहे थे कि अच्छा ऐसा है तो जा क्यों रहा है। अब इतने में जब वो जा रहे होते हैं, पीछे से जे ऊसो ने आके लोगन पॉल को सुपर किक मार दी है। और उसके बाद वो गुंथर को बोलते हैं कि नहीं, सबसे पहले लोगन पॉल को बोलते हैं कि तो ये तो मैं सैटरडे में देखूंगा, और उसके बाद 9 जून को गुंथर मैं तुझे भी देखने वाला हूँ। उसके बाद ईट वो बोले, सारा क्राउड जो वहां पे खुश हो जाता है। तो लोगन पॉल को सुनने में, उनके प्रोमोस में देखो मजा तो आता है, क्योंकि वो बंदा जब अपनी ही दुनिया में अपने ही हिसाब से बहकी बातें करता है, और जब सामने वाला बंदा आके उसकी बैंड में जाता है तो वो काफी सेटिस्फाइंग होता है देखने में। इसके बाद शो पर हमको बैक स्टेज से सेगमेंट दिखता है पॉल हेमन एंड जे ऊसो का। पॉल हेमन कहते हैं कि फैक्ट्स के बारे में काफी सारी बातें हो रही हैं, तो एक बात मैं भी बता देता हूं कि इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जो लॉन्ग टर्म का प्लान है
वो है सेथ रॉलिंस। तो यहाँ पे क्लियर जो एजेंडा है वो पता चल चुका है हमको। पॉल हेमन, सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर का क्या है, वो है सेथ रॉलिंस को फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन देखना। हालांकि अभी जो टाइम है वो ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि 9 जून तक के लिए जो मामला है वो फिक्स है। तो अभी उन्होंने इस चीज को भी एक्नॉलेज किया कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही मजे मजे में बोल रहे हैं, और कहते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर आज जो तेरे साथ मैच कर रहा है ना, वो नॉन टाइटल मैच है और उसका पर्पस सिर्फ तेरा मोमेंटम तोड़ने का है। यार ये पॉल हेमन की जब बातें सुनते हैं ना, ऐसा लगता है यार सब कुछ इन्होंने कितना पहले से एडवांस में प्लान कर लिया है, और बस अब ये जो है पूरी कहानी रच रहे हैं कि पता है एंड में जाके किसका शिकार करना है और किसको मार के गिरा देना है। तो वैसे ही वो साउंड कर रहा था, जो उसको लग रहा था यार कहाँ सीधा साधा बंदा है पॉल हेमन के चक्कर में पड़ गया। तो ये जो बैक स्टेज सेगमेंट दिखा के भी स्टोरी को प्रोग्रेस करते हैं, वो भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट होता है। जब फैंस ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टेड है तो और मजा आ जाता है। इसके बाद शो पर पेंटा एंड एजे स्टाइल्स वर्सेस फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना का मैच था। पूरी कहानी यहाँ पर यही है कि एजे स्टाइल्स हमने कैल्फ क्रशर के अंदर फंसाया होता है, बट जेडी मैकडोना फिन बैलर के ऊपर ही गिर गए। बट मेन रोल यहाँ पे एल ग्रांडे अमेरिकानो का था, जब उन्होंने अपना वही जो मेटल प्लेट वो लगा देते हैं अपने सिर में, पेंटा के सिर में उन्होंने मार दी, एंड देन कोडी ग्रास फिनिशर के साथ में फिन बैलर ने अपनी टीम के लिए वाला जो मैच है वो जीत लिया है। एंड यस, अभी जजमेंट डे के बारे में भी आज एक बहुत मेजर वे में स्टोरी ने प्रोग्रेस किया, तो उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमको बैक स्टेज सब एक सेगमेंट होता है जहां पे लोगन पॉल और सेथ रॉलिंस होते हैं। सेथ रॉलिंस कुछ बात करना चाहते हैं लोगन पॉल के साथ, लेकिन लोगन पॉल उतना इंटरेस्टेड नहीं है। बट उसके बाद सेथ रॉलिंस की बातें लोगन पॉल को बड़ा इंटरेस्ट दिला रही है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि देख भाई, जे ओसो की हम बैंड बजा देंगे तो वो 100% नहीं होगा, और अगर वो 100% नहीं होगा ऐसा नमी के अंदर, तो भैया लोगन पॉल तुम्हारा कैड़ा वाला चांस है मैच जीतने का, और अगर तुम मैच जीत जाते हो तो उसके बाद मैं आपके सामने खड़ा हूं, और अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो वी कैन रन इट बैक। और वो अपने पुराने रेसलमेनिया के मैच की बात कर रहे होते। तो कुल मिला के उन्होंने थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा लालच दे दिया ऐसे लोगन पॉल को कि देख भैया, हम तेरी सेटिंग करवा सकते हैं, और एक बार तेरे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप आ गई तो फिर देखते हैं आगे हम दोनों मिलकर क्या प्लान बनाते हैं। तो ये आइडिया देखो लोगन पॉल को तो काफी अच्छा सा लगा। एकदम से बंदे का रिएक्शन ऐसा हो जाता है कि ओह वाह, जैसे दिमाग में बत्ती जलती है ना, बल्ब भी जलता है, वैसा कुछ लोगन पॉल का रिएक्शन था। तो ये बैक स्टेज से भी चीजों को प्रोग्रेस कर रहे थे पूरे टाइम मंडे नाइट रॉ में। इसके बाद हमको शो पर एक ट्रिपल थ्रेट मैच दिखता है जो कि मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाइंग मैच था। बेकी लिंच वर्सेस रॉक्सैन वर्सेस नटालिया के बीच में। एक नटालिया ने जो दोनों को शार्प शूटर लगाया वो बड़ा मस्त लग रहा था देखने में। बट मैच की कहानी यही है कि मैंडिबल अपना मैन हैंडल स्लैम जब बेकी लिंच ने लगाया तो उसके बाद लायरा वाल्किरी आ जाती है, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से फोड़ा था बेकी लिंच ने उनको, जिसकी वजह से बेकी लिंच तो हो गई पूरी इक्वेशन से बाहर। एंड देन रॉक्सैन ने वाला मैच जीत लिया और मनी इन द बैंक के मैच के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। आज रॉक्सैन के लिए जो मंडे नाइट रॉ है, जो रात है वो बहुत बढ़िया रही, क्योंकि आगे भी उनके साथ बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। इसके बाद बैक स्टेज से जे ओसो एंड सैमी ज़ेन का भी सेगमेंट था। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। सैमी ज़ेन कहते तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस के बारे में, उन सबको तो मैं देख लूंगा, तू जाके बस अपने मैच के ऊपर फोकस कर, जो कि ऑब्वियसली उनका ब्रॉन ब्रेकर के साथ ही। बट आउटसाइड चीजों के बारे में तुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसा बंदा हर किसी की लाइफ में होना चाहिए जो इस लेवल का कंफर्ट दिला सके, जो कि जे ओसो को इस बैक स्टेज सेगमेंट में फील हुआ। इसके बाद शो पर शेमस एंड ग्रेसन वॉलर का मैच था। और भाई ट्रिपल एच, क्या आपने सुना, क्या आपने हेडसेट सही से लगाए हुए थे? वैसे तो आपका एक कान में ही रहता है, दूसरा नहीं होता सुनने के लिए, लेकिन दोनों लगाओ। लोग वहां पे ऑस्टिन थ्योरी के लिए चैंट कर रहे थे, जबकि वो बंदा सिर्फ रिंग साइड पर खड़ा है। तो आई थिंक वहां से समझ में आना चाहिए भैया ऑस्टिन थ्योरी के बारे में ट्रिपल एच, कि तुमको क्या करना चाहिए। एटलीस्ट उतना करना चाहिए जितना विंस मैकमैन कर रहे थे, वही भला हो जाएगा। मैच में कहानी यही होती है कि ग्रेसन वॉलर कहता है भैया मैं बहुत पिट लिया, मुझे अब जाना है। बट आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जो काम ग्रेसन वॉलर करते हैं थोड़ा स्मार्ट बनने का, शायद वैसा ऑस्टिन थ्योरी ने किया। क्योंकि जब ग्रेसन वॉलर कहता है भैया मेरा तो हो लिया, मैं यहाँ से कल्टी काट रहा हूँ, उस टाइम पे उन्होंने उनको जाने नहीं दिया। उसके बाद ब्रू किक उन्होंने खा ली और मैच भी वो हार गए हैं। बट ऑस्टिन थ्योरी इतना कोई ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं है कि मेरा बंदा मैच हार गया। वो ऐसा है कि ओहो मैच हार गया है, तो हल्की हल्की ऐसा लग रहा है, अपनी हंसी खुशी भी वो दबा रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल खुले तरीके से दिखा नहीं सकते। अबे भैया अब तो ब्रेक, क्या बोलूं मैं इसके बारे में, मैं कुछ ज्यादा उल्टा सीधा ना बक के चले जाऊं यहाँ पे, इसलिए इसको यहीं पर रोकते। बट कितने टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं कि ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी का स्प्लिट हो, सिंगल्स रन के लिए लेके जाओ, और ये सिर्फ अच्छा है ऑस्टिन थ्योरी के लिए और साथ में ग्रेसन वॉलर के लिए। बट पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू या ट्रिपल एच क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। देन इसके बाद एक बैक स्टेज से और सेगमेंट आता है सेथ रॉलिंस एंड गुंथर का। और यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने अगेन पटाने की कोशिश करी, जैसे उन्होंने लोगन पॉल के साथ किया था। वो पता क्या कहते हैं, भाई गुंथर जैसे बंदे के सामने तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो कहते हैं कि मेरी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ बढ़िया काम किया तूने। अबे भाई तुमने चलो जीत ली थी पहली बार, लेकिन गुंथर ने उसके बाद क्या कुछ नहीं किया उसके साथ। तो गुंथर कहते हैं ओ भाई मैं फ्यूचर हूँ, ठीक है, ये सारी बातों के चक्कर में नहीं
पड़ रहा मैं तो। सेथ रॉलिंस को फिर गुस्सा आ जाता है, कहते हैं कि ठीक है जब तू जीत भी जाएगा ना तो तेरी बैंड बजाऊंगा अच्छे से। तो गुंथर और सेथ रॉलिंस सेम पेज पर तो नहीं है, जबकि दोनों हील कैरेक्टर है। और ये मुझे अच्छी बात लगती है आजकल की डब्ल्यूडब्ल्यू में कि ऐसा जरूरी नहीं कि दो बंदे अगर हील हैं तो फिर उनके जो आइडियाज हैं, उनका जो विजन है वो मैच होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे वो चीज क्लियरली हमने देखी नहीं। इसके बाद शो पर एक और क्वालिफाइंग मैच आता है और भाई यहाँ पे खतरनाक वाली इंजरी हो गई है जोई स्टार्क को। भाई उनका पैर बहुत ही गलत तरीके से ट्विस्ट हुआ है, होपफुली जल्दी से वो ठीक हो जाए, रिकवर कर जाए। लेकिन बहुत ऐसा मतलब देख के भी ऐसा अजीब सा हो गया। चलो हम वैसे तो देखने के लिए बड़े ऐसे सॉफ्ट फैंस नहीं है जब कोई चीज प्लान्ड हो और फिर वो हो, लेकिन यार ये अनप्लान्ड चीज जब स्पेशली इंजरी कुछ ऐसी होती है बहुत बेकार सा लगता है। उसकी वजह से वो मैच से ही पूरी बाहर हो जाती हैं। एंड इस मैच का जो रिजल्ट है वो ऑब्वियसली रिया रिप्ली के फेवर में निकलना था फिर, और उन्होंने जीत लिया मनी इन द बैंक का ये क्वालिफाइंग मैच। और अब वो होने वाली है विमेंस मनी इन द बैंक के लैडर मैच में, और प्रे करते हैं, होप करते हैं कि जोई स्टार्क अपनी इंजरी से बहुत जल्दी रिकवर भी कर लें। इसके बाद शो पर बैक स्टेज से सेगमेंट आता है जजमेंट डे का, और ये वो सेगमेंट है जहां पे मैंने बोला कि मेजर स्टोरी प्रोग्रेस करती है। और इतने टाइम से जो डोमिनिक मिस्टीरियो कह रहा था कि यार हमको एक बंदे की जरूरत है, एक और मेंबर की जरूरत है अपने जजमेंट डे में, गेस व्हाट, फिन बैलर ने वो काम कर लिया है। और उन्होंने कैसा खेला खेल दिया पूरी जजमेंट डे के साथ। काम को लग रहा था अरे यार इस बंदे के साथ गलत हो रहा है, वो ही रॉक्सैन को लेके आ गया है, एंड शी इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द जजमेंट डे क्लब। एंड ऑब्वियसली ये चीज उतनी पसंद नहीं आ रही थी डोमिनिक को, रकेल रोड्रिगुएज को, कार्लिटो को तो सीरियसली लेते ही नहीं हम लोग, जेडी मैकडोनाल्ड भी खड़े होते हैं वहां पे। बट वही है कि लिव मॉर्गन जब आएंगी तो देखते हैं रिएक्शन कैसा होता है। उसके बाद गिफ्ट्स वगैरह भी लेके आती हैं। तो रिएक्शन फिन बैलर का ऐसा था, देखो भाई मैंने तुम्हारे साथ, मतलब चेहरे पे दिख रहा होता है सब कुछ, लेकिन वही है कि जैसे कई बार हमारे रिलेशंस के अंदर भी कोई बंदा हमें पसंद नहीं आता और उसे ही पता होता है कि ये मुझे पसंद नहीं है, हमें भी पता है कि दोनों को पता है कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी चेहरे पे ठीक है वैसे वाला। तो अभी वैसा ही चल रहा है जजमेंट डे के साथ कुछ। एंड इंटरेस्टिंग होगा जब लिव मॉर्गन आती है और वो रॉक्सैन को देखेंगी तो फिर आगे जो जजमेंट डे की कहानी है वो कैसे बढ़ती है। शो के मेन इवेंट में मैच था जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में, जो कि एक नॉन टाइटल मैच था। और आज जे ऊसो ने पॉप अप समोन ड्रॉप लगाया है, तो लग रहा है जेकब फाटो से अच्छी खासी इंस्पिरेशन उन्होंने लेनी शुरू कर दी है। बाकी आउटसाइड डाइव, सुप्लेक्स और ब्रॉन ब्रेकर का वो जंप करना एप्रिन से, फ्रैंकेनस्टाइन, वो सारे तगड़े वाले मूव्स आपको दिख जाएंगे। बट पॉल हेमन ने यहाँ पे तगड़ी वाली हरकतें भी की है। तो क्या होता है सीन की पॉल हेमन एप्रिन पर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रॉन ब्रेकर ने स्टील चेयर का एडवांटेज लेने की कोशिश की, हालांकि वो भी उनके फेवर में नहीं जाता। और उसके बाद उन्होंने जे ऊसो का पैर ही पकड़ लिया जब बंदा आउटसाइड डाइव के लिए जा रहा होता है। जे ऊसो कहता है अच्छा भाई तेरी इतनी हिम्मत, और भाई पॉल हेमन की भी इतनी हिम्मत, उन्होंने अपना जो बाहर से सूट है उसको भी उतार दिया, बिल्कुल रेडी ही हैं फाइट करने के लिए कि भाई आ जा, मैं डरता नहीं हूं तेरे से। वैसे पॉल हेमन डर जाता था, ऐसे ऐसे कोने में जाके ऐसा सिकुड़ जाता था, लेकिन ये पता नहीं क्या बिगाड़ दिया है सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर ने। अब वो लिटरली फाइट के लिए भी रेडी हैं, बट ऑब्वियसली वो करते नहीं वैसा, क्योंकि वो रेयरली डब्ल्यूडब्ल्यू रखती है। कभी अनाउंसर डेस्क पर अगर पटकना हो पॉल हेमन को तो वो बात अलग हो जाती है। देन यहाँ पे पीछे से सेथ रॉलिंस आते हैं, उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, एंड सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर मिलके जे ऊसो को मार रहे थे। ऑब्वियसली मैच का तो सत्यानाश हो ही चुका था, डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो चुका था। इसके बाद सैमी ज़ेन आते हैं, सैमी ज़ेन भी देखते भाई अच्छा आ तो गया मैं, लेकिन ये तो मैं अकेला सा हो रहा हूँ थोड़ा। एंड देन बेस्ट इन द वर्ल्ड थीम सॉन्ग, बेस्ट इन द वर्ल्ड का थीम सॉन्ग प्ले होता है, सीएम पंक भी आते हैं। और उसके बाद ये चारों बंदों ने जो लड़ना शुरू किया है, क्राउड का रिएक्शन भी बहुत ही गजब का था भाई वहां पे। ये वो मूवमेंट है जिसमें चेरी ऑन टॉप तो आई थिंक छोटा वर्ड हो जाएगा, ये छोटा फ्रेज हो जाएगा, ये बोलना चाहिए कि वो ही क्राउड का रिएक्शन ही सारा जो मूवमेंट है वो वहां पे बना रहा था। लड़ने लगते हैं, उसके बाद ये क्राउड में जाके अपने अलग लड़ने भिड़ने लग गए। एंड देन रिंग के अंदर लोगन पॉल ने एक बार फिर से सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से पहले नॉकआउट कर दिया है जे ऊसो को। एंड देन रिंग में गिरे होते हैं जे ऊसो और लोगन पॉल वहां पे खड़े होते हैं। अगेन आज की मंडे नाइट रॉ को यार मैं 3.25 स्टार से ज्यादा रेट नहीं कर सकता। वो जो बड़ा मूवमेंट जिसके लिए हम मंडे नाइट रॉ को याद रखें वो अगेन आज शो से मिसिंग था। अगर वो एक एलिमेंट डाल दें तो आई थिंक वाइब चेंज की जा सकती है मंडे नाइट रॉ की, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अच्छे से काम किया हुआ है। बट अगेन ये ट्रिपल एच का टाइम है तो फिर ऐसी चीजें हमें जो है देखनी पड़ेंगी, झेलनी पड़ेंगी। ये वीडियो यहां तक देख रहे हो इसका मतलब रिव्यू तो आपने एंजॉय किया, तो इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।